गरीब का महीने भर का राशन बर्बाद किया जमींदार ने। मालिक, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए मेरे एक घर के राशन और सामान को। भगवान के लिए मुझे थोड़ी मोहलत और दे दीजिए। अरे जितनी मोहलत देनी थी उतनी दे दी, अब और नहीं दे सकता। और तुम लोग जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सारा सामान और राशन उठाकर फेंक दो, सब कुछ बर्बाद कर दो। जमींदार जी, हमने बहुत मेहनत करके राशन जोड़ा है, हमारे महीने भर के राशन को यूं बर्बाद मत करिए, भगवान से डरिए। आप जैसे बड़े लोग अगर हम गरीब पर इस तरह से अत्याचार करेंगे तो क्या होगा हमारा। तुम सब गंदी नाली के कीड़े मकोड़े हो। जैसे कीड़े मकोड़े को जूते के नीचे रौंद दिया जाता है, वैसे ही तुम गरीब के साथ भी वही होगा। फेंको इनका सारा सामान। आखिरकार क्यों जमींदार सुरेंद्र इस गरीब परिवार पर यूं इस तरह अत्याचार कर रहा था? घर के सभी सामान के साथ महीने भर का जमा किया हुआ राशन फेंक रहा था। क्या इस गरीब परिवार से कोई गलती हुई थी, या अमीरों की तरह सुरेंद्र भी पैसों की घमंड में चूर होकर गरीबों पर अत्याचार करता था? आइए इसे जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। सुनिए जी, अब क्या करें, हम इस साल की आधे से ज्यादा फसल खराब हो गई है। बाकी जो फसल थी उसे बेचकर भी ज्यादा पैसे नहीं मिले हैं। अभी तो साल पड़ा है, क्या होगा। तुम ही तो मेरी हिम्मत हो। अगर तुम इस तरह परेशान हो कि तो मैं क्या करूंगा। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ तो करता हूँ। राजीव की वकील की पढ़ाई भी करवानी है, इस साल नहीं तो अगले साल कल्पना की शादी भी करनी है। कैसे होगा सब। माता रानी, अब तुम ही कोई कृपा करो। पिताजी, माँ, आप लोग परेशान मत होइए। मैंने सोच लिया है, मैं अगले हफ्ते ही शहर चला जाऊंगा और वहां जाकर कोई भी नौकरी ढूंढ लूंगा और बहुत पैसे कमाऊंगा। फिर आप लोग देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिमाग तो नहीं खराब हो गया है क्या? क्या बात कर रहे हो? कोई जरूरत नहीं है शहर जाकर नौकरी करने की। मैं अभी जिंदा हूँ, समझे? राजीव, तुझे तो बहुत बड़ा वकील बनना था ना। पढ़ाई छोड़ देगा तो वकील कैसे बनेगा? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। आप जमींदार से ब्याज पर पैसे ले लीजिए, फिर हम उन पैसों से दोबारा से खेती शुरू कर सकेंगे। राजीव की भी 2 महीने में कॉलेज की फीस जानी है और कल्पना का दहेज का सामान भी तो जोड़ना है। इस साल के आधे से ज्यादा फसल खराब हो जाने की वजह से गरीब किसान मोहन अपने परिवार के लिए काफी ज्यादा परेशान होने लगता है और अगले दिन ही गांव के अमीर जमींदार सुरेंद्र के पास ब्याज पर पैसे लाने के लिए जाता है। अरे जमींदार जी, ये तो गलत बात है। आप मुझ गरीब किसान के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने मुझे 10% के हिसाब से 30,000 रुपए ब्याज के तौर पर दिए थे और इस हिसाब से 3 महीना का ब्याज 9,000 रुपए हुआ, तो आप मुझे 12,000 कैसे ले सकते हैं? अरे तो गरीब किसान गवार है, मैं पढ़ा लिखा हूँ। तेरा हिसाब सही होगा या मेरा हिसाब सही होगा है? जब मैं कह रहा हूँ 12,000 होंगे तो तुम मुझे 9,000 कैसे दे रहा है? मुझे मेरे पूरे ब्याज के पैसे चाहिए, वरना तेरे शरीर का एक एक बाल को बेचकर मैं अपने पैसे निकलवाऊंगा, समझा? जमींदार जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझ पर दया करिए। इन 9,000 का इंतजाम मैंने कैसे किया है ये मैं ही जानता हूँ। मैं तुझे 3 दिन की मोहलत दे रहा हूँ। अगर तूने 3 दिन के अंदर मुझे 12,000 रुपए नहीं दिए तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुरेंद्र जो कहता है वो करता है। जमींदार की बात सुन सुरेंद्र रोता हुआ वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में मोहन जमींदार के घर पहुंचता है और उसे 50,000 रुपए ब्याज के तौर पर लेता है। मोहन, मैंने कभी भी इतने पैसे किसी को ब्याज के तौर पर नहीं दिए। तुमसे मेरी जान पहचान है इसलिए दे रहा हूँ। 6 महीने के अंदर मेरे सारे पैसे पूरे ब्याज के साथ मुझे वापस चाहिए। जमींदार जी, परेशान मत होइए, मैं आपके सारे पैसे समय रहते दे दूंगा, वो भी ब्याज के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। जैसे ही मोहन पैसे लेकर निकलता है कि तभी वहां जमींदार के पास उसकी पत्नी राजेश्वरी आती है। अरे तुम आ गई, मैं तुम्हें ही बुलाने वाला था। आज खाने में शाही पनीर बनाना। ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसा मत करिए। क्या कर रहा हूँ? मैं को समझा नहीं, क्या कहना चाहती हो तुम? भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, किसी भी चीज की कमी नहीं है आपके पास, लेकिन फिर भी आप क्यों गरीब किसानों को इस तरह धोखा देकर उनसे पैसे ले रहे हैं? ये गलत है, ऐसा मत करिए। कल को अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हो गया तो? मैं तुम्हारा पति हूँ ना कि तुम, तो अपनी ये ज्ञान की बातें अपने पास रखो
और कुछ नहीं होगा। हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है और इसी तरह से जिंदगी चलती है। सीधा बनकर कोई जी नहीं सकता आज के जमाने में, समझी तुम? जमींदार की पत्नी राजेश्वरियों से हमेशा इन गलत कामों को करने से रोका करती थी, लेकिन पैसों का भूखा जमींदार हमेशा हर गरीब किसान और लोगों को लूटा करता था। जमींदार से पैसे लेने के बाद अब मोहन और उसका परिवार काफी खुश थे। मोहन ने जल्दी से अपनी खेती शुरू कर दी थी। वहीं बाकी बचे पैसों को अपने बेटे की कॉलेज फीस और बेटी के दहेज के सामान में लगा दी थी। समय गुजरता है और देखते ही देखते पूरे 6 महीने बीत जाते हैं। ये क्या किया आपने? जो जमींदार को पैसे देने थे उन पैसों से आप इतना सारा राशन ले आए। इतना सारा राशन लाने की क्या जरूरत थी? आप इस जमींदार को क्या देंगे? अरे मैंने एक साथ ही महीने भर का राशन भरवा दिया। अब बार बार राशन बनवाने की झंझट खत्म होगी। और रही जमींदार के पैसों की बात, तो मैंने खेतों की फसल को भी तो बेच कर आऊंगा। उससे भी जो पैसे मिलेंगे उसमें आराम से जमींदार का सारा ब्याज निकल जाएगा। तकरीबन 4 से 5 दिन बाद मोहन सारी फसल लेकर शहर जाता है और जो भी उसको पैसे मिलते हैं वो सारे पैसे ब्याज के लिए हुए पैसों के साथ रख उसे जमींदार को देने के लिए जाता है। 1 हफ्ते पहले तुम्हें मेरे पैसे देने थे और तुम 1 हफ्ते के बाद आ रहे हो। अब ब्याज दुगना हो चुका है। कब तक दोगे मेरे सारे पैसे? अरे जमींदार जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने जितना मुझे ब्याज बताया था मैं उतना ही ब्याज लेकर आया हूँ और आप अब ब्याज दुगना कर रहे हैं। ये तो नाइंसाफी है। आपने मुझे पहले इसके बारे में क्यों नहीं बताया? अरे ये जमींदार का काम है, समझे तुम लोग जितना बोला है उतना करो। मैं तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत दे रहा हूँ। अगर 1 हफ्ते के अंदर मेरे सारे ब्याज के पैसे तुमने मुझे नहीं दिए तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? मोहन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और घर आकर सारी बात बताता है। मोहन कई लोगों से मदद मांगता है, लेकिन किसी के भी पास इतने पैसे नहीं होते कि वो मोहन की मदद कर सकते। लेकिन देखते ही देखते 1 हफ्ता गुजर जाता है और अब सुरेंद्र अपने कुछ आदमियों के साथ मोहन के घर आ पहुंचता है। अरे जमींदार जी, मुझे बस कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। मैंने एक तो लोगों से बात की है, जैसे उनके पास पैसे का इंतजाम होगा मैं उनसे पैसे लेकर आपको दे दूंगा। अरे जितना समय तुम्हें देना था मैंने दे दिया, लेकिन अब और नहीं। तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? उठाकर फेंको इनका सारा सामान। महीने भर का राशन भरवाने के लिए पैसे हैं, लेकिन मेरा ब्याज देने के लिए नहीं है। सबसे पहले तो इनके महीने भर के राशन को ही बर्बाद कर दो। जमींदार के आदमी मिलकर रसोई में रखे हुए सारे महीने भर के राशन को उठा उठाकर बाहर फेंकने लगते हैं। जमीन पर आटा, चावल, दाल, मसाले बिखरे हुए थे, जिसे देख सुरेंद्र के पैरों में वो जा गिरता है। जमींदार साहब, ऐसा मत करिए। हमारे राशन को तो मत फेंकिए। आप इस तरह बर्बाद कर देंगे तो हम खाएंगे क्या? भगवान के लिए रहम करिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा जल्द से जल्द, लेकिन ये सब रोक दीजिए। अब ये सब नहीं रुकेगा, मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। सुरेंद्र के आदमी उस गरीब परिवार का सारे महीने भर का राशन फेंक कर वहां से चले जाते हैं, जिसे देख जहां एक तरफ सुरेंद्र काफी खुश था तो वहीं दूसरी तरफ पूरा गरीब परिवार रो रहा था। सुमित्रा और कल्पना बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत आटा, चावल, दाल, मसाले साफ सुथरी जगह से उठाकर घर के अंदर ले जाते हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुरेंद्र का काफी समय से एक राजेश नाम का दुश्मन था जो हमेशा से सुरेंद्र को सबक सिखाना चाहता था। इसलिए वो रात में अंधेरे का फायदा उठाकर सबसे पहले सुरेंद्र के खेतों में दवाई मिलवा देता है, जिससे उसकी सारी फसल बर्बाद होती है और गोदाम में रखे हुए राशन की चोरी भी करवा देता है। साथ ही साथ सुरेंद्र ने आज तक तिजोरी में जितना भी पैसा जमा किया था वो सभी चोरी करवा देता है। अब आएगा सुरेंद्र को मजा। अब देखता हूं मैं अमीर जमींदार कौन है, वो सुरेंद्र या मैं। अगले दिन सुरेंद्र ये सब देखता है तो वो समझ जाता है कि ये सब हो ना हो राजेश ने ही किया होगा, लेकिन सुरेंद्र अपना सब कुछ खो बैठता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा करेगा। राजेश्वरी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। ये सब आपकी करनी का नतीजा है। जिस तरह आपने गरीबों को लूटा, आज उस राजेश ने आपको लूट लिया। सुरेंद्र के साथ हुए हादसे के बारे में जैसे ही मोहन को पता चलता है तो वो अपनी इंसानियत दिखाते हुए सीधा सुरेंद्र के पास जा पहुंचता है। अरे आप इस तरह परेशान मत हो, सब कुछ ठीक होगा। आप लोग मेरे साथ मेरे घर चलिए। नहीं, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया, उसके बाद भी तुम हमारी मदद करने के लिए आए हो। अगर मैंने आपकी मदद नहीं की तो आप और मुझ में क्या फर्क हो जाएगा? अब चलिए मेरे साथ।
मोहन सुरेंद्र और उसकी पत्नी को अपने घर लेकर आता है और उनके लिए खाना बनवाता है। सब कुछ खो जाने की वजह से अब सुरेंद्र के पास कुछ नहीं बचा था, इसलिए वो कुछ दिनों तक मोहन के उस गरीब घर में रहता है और रहकर उस गरीब परिवार की इंसानियत को भी देखता है। मैंने जितनी लॉ की पढ़ाई की है उस हिसाब से आप उस राजेश के खिलाफ अदालत में मुकदमा डाल सकते हैं। एक अच्छा वकील जरूर आपके मुकदमे को जीतेगा। सुरेंद्र अपने एक दोस्त से बात कर सुरेंद्र जल्द ही एक अच्छा वकील ढूंढता है और राजेश के खिलाफ अदालत में मुकदमा डाल देता है। कुछ दिनों में राजेश की असलियत सबके सामने आती है और राजेश को सुरेंद्र के किए हुए नुकसान के सारे पैसे देने पड़ते हैं। इस मुकदमे को जीतकर सुरेंद्र सबसे पहले मोहन के घर आता है और उसके पूरे परिवार से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। मैंने गरीब परिवार के महीने भर के जुड़े हुए राशन को बर्बाद किया, सबके चेहरे से मुस्कान छीन ली। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे सबक सिखाया। अगर आप लोग न होते तो मुझे कभी भी अपनी गलती का एहसास न होता और सब कुछ कभी ठीक नहीं होता। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। अरे गलती इंसानों से ही होती है, भगवान से नहीं। आपको आपकी गलती का एहसास हुआ, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। इस हादसे के बाद सुरेंद्र हमेशा के लिए सुधर जाता है और कभी गरीब लोगों को पैसे देने में कोई भी धोखाधड़ी नहीं करता और हमेशा खुलकर हर किसी की मदद करता है। साथ ही साथ मोहन के ब्याज के पैसे को भी माफ कर देता है और जो भी सुरेंद्र का इसमें नुकसान किया था उसके बदले उसे पैसे भी देता है। बहू संगीता कमरे को फूलों से सजा रही होती है, तभी सास कादम्बरी ताना मारते हुए बोलती है, अरे ओ मेरी कंजूस बहू, इतनी कंजूसी से फूल क्यों बिछा रही है? और मैंने तुझे कहा था ना गेंदे के नहीं बल्कि गुलाब के फूल से कमरा सजाना था। मेरी अमीर बहू ऊंचे खानदान से आ रही है, तेरी तरह गई गुजरी गरीब घर से नहीं है। माफ कर दीजिए माँ जी, मैं अभी फूल बदल कर गुलाब लगा देती हूँ। बेचारी संगीता कमरे की सारी सजावट को बदलती है। उसकी आंखों में आंसू देखकर उसके दोनों बच्चे भी रोने लग जाते हैं। माँ चुप हो जाओ, मत रो। दादी बहुत गंदी है, वो तुमसे कभी अच्छे से बात क्यों नहीं करती है? ऐसा नहीं कहते बच्चों, दादी तुमसे बड़ी है ना, हमेशा बड़ों का आदर करते हैं। तभी कादम्बरी फिर से गरीब बहू को आवाज लगाती है, अरे ओ मेरी गरीब जादी बहू, कहाँ मर गई? आरती की थाली ले आ जल्दी से, मेरी बहू आ गई। जी लाई माँ जी। संगीता आरती की थाली ला कर देती है। ये लीजिए माँ जी आरती की थाली। सासू माँ जल्दी से मेरा स्वागत करवा दीजिए, इस हैवी शादी के जोड़े में मुझे बहुत ज्यादा सफोकेशन हो रही है। हाँ हाँ समझ सकती हूँ, मेरी प्यारी बहू सफर की थक चुकी होगी। और गरीब बहू वो दूध का परात तो ला। जी माँ। फिर सास अपनी पैसे वाली बहू का दूध में पैर धुलवाती है, जिसे देखकर संगीता गुजरे पलों को याद करती है जब वह दुल्हन बनकर आई थी। वाह लड़की, क्या खूब दाव चली है तूने। तुझे गरीब दुखिया लड़की जानकर मैंने अपने घर में काम दिया और तूने क्या किया? जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, छीन लिया मुझसे मेरा बेटा। तुम गरीब लड़कियों के खून में है अमीर को फंसाना और शादी रचाना ताकि आलीशान जिंदगी जियो। बस कीजिए माँ, संगीता के मन में कोई खोट नहीं है, न हमारी प्रॉपर्टी का कोई लालच है। अब संगीता मेरी धर्म पत्नी, आप उसकी तौहीन नहीं कर सकती। वाह मेरे लाल, तू तो एक ही दिन में जोरू का गुलाम बन गया। बीवी की इतनी पड़ी है, सोचा है जब लोगों को पता चलेगा कि इस बंगले में काम करने वाली को तूने मेरी बहू बना दिया तो कितनी थू होगी। अरे कादम्बरी, जमाने का काम है बात बनाना, और अब संगीता बहू इस खानदान की इज्जत है, हर तरह से निपुण और कुशल है, स्वीकार कर लो उसे। दशरथ की बात को समझकर कादम्बरी आरती की थाली लाकर स्वागत करती है। आज मेरे घर की लक्ष्मी तेरा स्वागत है। इसका मतलब आपने मुझे स्वीकार कर लिया माँ जी। तभी कादम्बरी बहू के कान में फुसफुसाती है, खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुझे मरते दम तक नहीं अपनाऊंगी। एक ढोंग तूने किया, एक मैंने। ईशा बहू, मैंने तुम्हारा कमरा तैयार करवा दिया, मगर तुम्हें कोई और सा कमरा पसंद हो तो चुन लेना। तुम्हारे ससुराल में 50 कमरे हैं। जी मम्मी जी। आनंद बेबी चलो बेडरूम में, आई एम वेरी टायर्ड। ठीक है चलते हैं। अब तू यहाँ सर पर खड़ी क्या है, चल अपने बच्चे लेके जा। बेचारी संगीता मायूस दिल से अपने दोनों बच्चों को संग लेके बंगले से बाहर बने खांचे में आ जाती है, जो कादम्बरी ने कमरे के तौर पर रहने के लिए दिया था। माँ मुझे झोपड़ी में नहीं रहना, नींद नहीं आती है, बहुत गर्मी लगती है, यहाँ तो एसी भी नहीं है। दादी के पास 50 कमरे हैं, फिर भी हम इस झोपड़पट्टी में क्यों रहते हैं? अंश की बात सुनकर संगीता का दिल भर आता है। वह बात को पलटते हुए बोलती है, बच्चों इस मिट्टी के घर में भी तो कितनी ठंडक है। पता है पहले के जमाने के लोग ऐसे ही मिट्टी के मकान में रहते थे, बिना एसी पंखे के, समझे? आज मैं तुम लोगों को बिस्तर लगाकर बढ़िया सी कहानी सुनाऊंगी।
एक तरफ अमीर बहू हॉल जितने बड़े कमरे में सारी सुविधाओं के बीच में चैन सुकून भरी नींद होती है, तो वहीं गरीब बहू और उसके बच्चे सारी रात गर्मी में परेशान थे। माँ, पसीने आ रहे हैं, गर्मी लग रही है, चलो ना दादी के घर में। बच्चों सोने की कोशिश करो, नींद आ जाएगी। तभी ससुर दशरथ पंखा लेके दरवाजे पर आता है। बाबूजी, आप यहाँ आइए ना। हे प्रभु, यहाँ तो दम घुटने वाली गर्मी है। बहू, इतनी गर्मी में इस कमरे में तू कैसे रह रही है? चल, घर कादम्बरी को मैं समझा लूंगा। नहीं बाबूजी, मैं वचनबद्ध हूँ। माँ जी जब तक मुझे खुद नहीं लेके जाएंगी, मैं इस कच्चे कमरे में ही रह लूंगी। ठीक है, ये पंखा लगा ले कम से कम। सुबह होते कादम्बरी गरीब बहू के कमरे में धमक पड़ती है। संगीता बहू, चल जल्दी से जाकर मेरी नई बहू के लिए चाय पानी बना दे। जी आई माँ जी। संगीता अपने दोनों बच्चों को लेकर आती है, जहां अमीर ईशा नौकरों पर दामन चला रही थी। एक काम करो, ये एलईडी 10 नंबर कमरे में ले जाओ और बाकी ये फर्नीचर 8 नंबर कमरे में डलवा दो। जी मालकिन। अरे ईशा बहू, ये क्या तुमने एक साथ 50 कमरे का ताला किस लिए खुलवा दिया? मम्मी जी, मेरे बेडरूम में स्पेस कम था और दहेज का सामान ज्यादा था, तो 5 कमरे में दहेज का सामान डलवा दिया। बाकी एक कमरा मैंने मेकअप रूम बनाया है और बाकी एक योगा, एक डांस रूम, और बाकी कमरों में मैं अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी करूंगी। मम्मी जी, आप मेड को बोल दीजिएगा, इन कमरों में अच्छे से झाड़ू पोछा लगा देंगे। इस पर कादम्बरी अपनी गरीब बहू पर ताना कसते हुए बोलती है। अरे नौकर की क्या जरूरत है बहू, मैंने मेरी गरीब बहू को इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए थोड़ी रखा है, चल लग जा। जी माँ जी। दोनों अकड़ू सास बहू 50 कमरों की सफाई की जिम्मेदारी सौंपकर गप्पे मारने बैठ जाती हैं। हे भगवान, इन कमरों की सफाई करके पसीने में नहा गई। माँ, ये कमरा कितना खूबसूरत है और यहाँ पर कितनी ठंडक है, पंखा चालू कर दो ना 2 मिनट। नहीं बच्चों, दादी माँ देखेंगी तो गुस्सा करेंगी। माँ, यहाँ तो 50-50 कमरे में दादी माँ को थोड़ी पता चलेगा कि हम कौन से कमरे में हैं। थकावट के चलते संगीता की आंखें अमीर बहू के मेकअप रूम में लग जाती हैं। कभी खुशी के हाथ से मेकअप गिर के टूट जाता है। ये क्या चीज टूटने की आवाज थी? ईशा जैसे ही कमरे में दाखिल होती तो अपना मेकअप टूटा हुआ देखकर सास को भड़काती है। ओह, मेरा कितना महंगा लैक्मे का मेकअप। मम्मी जी देखिए, इन बदमाश ने तोड़ डाला। कादम्बरी बिना कुछ सोचे समझे थप्पड़ लगा देती है। मम्मी दादी ने मुझको मारा। खबरदार, जो टेसुआ बहाया तो एकदम चुप हो जा। और तू मेरी गरीब बहू, बेटी जात को इतना बढ़ावा मत दे, चल सफाई करवा अपनी माँ के साथ। ऐसे ही सिलसिला जारी था। जहां बहू एक ही कच्चे कमरे में दिन काट रही थी, वहीं धीरे धीरे अमीर बहू 50 कमरे पर कब्जा कर लेती है। ईशा, ये कमरा कुछ खास जचा नहीं, बाहर का व्यू भी नहीं दिख रहा, सारी पार्टी का मजा किरकिरा हो गया। रीटा, यू जस्ट काम डाउन और लेट्स गो, चलो मेरे साथ। ईशा अपनी सहेलियों को दूसरे कमरे में लाती है। लेडीज, मीट माय मदर इन लॉ। कादम्बरी सबके पैरों में सैंडल देखकर गुस्सा करके कहती है। ईशा बहू, ये पूजा का घर है, चप्पल सैंडल कमरे के बाहर उतार कर आना चाहिए। इट्स नॉट बिग डील मम्मी जी, मैं और मेरी फ्रेंड्स इस कमरे में थोड़ी देर किटी पार्टी करना चाहती हैं। आप ये कमरा खाली कर दो और जाकर कुछ स्नैक्स बना लाओ। अमीर बहू को इस कदर ऑर्डर झाड़ने पर कादम्बरी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे रसोई में लग जाती है। यार, ऐसे फीके फीके किटी पार्टी अच्छी नहीं लग रही है। रीटा, वाइन की बोतल तो खोल, तभी तो रंग जमेगा। नेकी और पूछ पूछ, ये लो खोल लिया। ईशा और उसकी अमीर बिगड़ी हुई सहेलियां जमकर दारू पार्टी करती हैं और पत्ते खेलती हैं। तभी कादम्बरी स्नैक्स ले आती है। अरे वाह, पनीर टिक्का लो भाई, चखने का इंतजाम भी हो गया। अगर डिस्को करने को मिल जाता तो डबल मजा आ जाता। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे मेरे ससुराल में 50-50 कमरे हैं, नौकर सारा इंतजाम बिठा देंगे दूसरे कमरे में, फिर डिस्को करेंगे। इतना सुनते ही कादम्बरी के सबर का बांध टूट जाता है और वह घर आई अपनी अमीर बहू की सहेलियों की खूब बेइज्जती करती है। बस ईशा बहू, तुमने इस कमरे में ये सब जुआ खेलने और दारू पीने जैसी चीज करके केवल इस कमरे में गंदगी नहीं फैलाई, बल्कि मेरी आस्था को भी खंडित किया है। और तुम लोग उठो और जाओ यहाँ से। ईशा, दिस इज नॉट फेयर। अगर तुम्हें अपनी सास के हाथों हमारी बेइज्जती करवानी थी तो हमें अपने घर में बुलाया क्यों? प्राइवेसी नाम की चीज नहीं है। अपनी सहेलियों के जाने के बाद ईशा अपनी सास को खरी खोटी सुनाती है। मम्मी जी, आपने मेरी सहेलियों के सामने मेरी इंसल्ट करके ठीक नहीं किया। और ये 50 कमरों की मालकिन मैं हूँ, क्योंकि मैं 1 करोड़ का दहेज लाई हूँ। आपकी गरीब बहू की तरह भिखारी की तरह हाथ फैलाकर नहीं आई हूँ। अपनी अमीर बहू का ऐसा घमंड भरा रवैया देखकर आखिरकार कादम्बरी को अपनी गरीब बहू की कदर हो जाती है।
सारी गलती मेरी है ईशा बहू, जो मैंने तुझे पलकों पर बिठाया और हीरे जैसी बहू की कदर नहीं करी। मगर अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी। अंत में कादम्बरी संगीता को पूरे आदर मान के साथ 50 कमरे वाले ससुराल में स्वागत करवाती है और उसे एक बड़ा सा कमरा रहने को देती है। साथ ही बाकी कमरों में ताला लगवा देती है, जिससे अब ईशा को भी एक कमरे में ही गुजारा करना पड़ता है।